तो आज हम लोग बात कर रहे हैं कि क्या अधिवक्ता एडवोकेट को अपने क्लाइंट के लिए पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। लेकिन ये समझने के लिए आपको ये भी समझना ज़रूरी है कि इसकी क्या लिमिटेशन है, और इस विषय को समझने के लिए सीआरपीसी का जो सेक्शन है 41D, ये आपको समझना होगा। तो 41D सीआरपीसी क्या कहती है? व्हेन एनी पर्सन इज अरेस्टेड एंड interrogated by the police, he shall be entitled to meet an advocate of his choice during interrogation, not throughout interrogation। इसका मतलब यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और पुलिस पूछताछ कर रही है तो उसको अपने पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार होगा, लेकिन अधिवक्ता पूरी पूछताछ के दौरान लगातार उपस्थित रहने का अधिकार नहीं रखता। तो बीएनएसएस में भी ये सेक्शन है, और जो है अंडर सेक्शन 38 ऑफ बीएनएसएस। तो राइट टू अरेस्ट पर्सन टू मीट द एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग इंट्रोगेशन। सो सेक्शन 41D एंड सेक्शन 38 बीएनएसएस एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देता है कि लॉयर्स कैन गो टू द पुलिस स्टेशन, और इतना ही नहीं, लॉयर्स हैज स्टेटरी राइट्स टू रिमेन थ्रू आउट द इंट्रोगेशन। तो संविधान कहता है कि अंडर आर्टिकल 22 सब क्लॉज 1 यदि कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार होता है तो वो अपनी पसंद के अधिवक्ता से सलाह लेने का अधिकार रखता है और अपनी रक्षा करने का अधिकार रखता है। ये फंडामेंटल राइट है। इसके अतिरिक्त आपका जो आर्टिकल 21 है, फेयर इन्वेस्टिगेशन, फेयर प्रोसीजर, फेयर ट्रायल, इन सभी का आधार आपको अंडर आर्टिकल 21 में मिलता है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में, उन्होंने कहा कि जो ये सेक्शन है इसका उद्देश्य जो है, ऑब्जेक्टिव है, पुलिस टॉर्चर को रोकना, इलीगल डिटेंशन को रोकना, कस्टोडियल वायलेंस को रोकना और लॉयर्स तक पहुंच सुनिश्चित करना। तो सेक्शन 41D इन सिद्धांतों के अनुरूप सीआरपी से में जोड़ा गया है। नन्नी सतपथी वर्सेस PL दानी, शायद ये एक इम्पोर्टेंट जजमेंट था जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अक्यूज को इंट्रोगेशन के समय लीगल असिस्टेंट से पूरी तरह वंचित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने ये भी माना कि पुलिस इंट्रोगेशन अत्यंत दबावपूर्ण हो सकती है, इस कारण लॉयर की उपस्थिति आवश्यक है। एंड यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे कि मीट एन एडवोकेट, इसका मतलब ये है कि ही कैन नॉट सिट थ्रू आउट द इंट्रोगेशन, हावेवर वो इंट्रोगेशन के दौरान भी अपने क्लाइंट से मिल सकता है, तो उसको कानूनी सलाह दे सकता है, पूछताछ शुरू होने से पहले उसको सलाह दे सकता है और बीच बीच में मिलने का भी अनुरोध कर सकता है। लेकिन पुलिस की जगह उत्तर नहीं देगा, पुलिस की पूछताछ नहीं रोकेगा और हर प्रश्न में आपत्ति नहीं करेगा। तो सबसे बात ये है कि आप अगर पुलिस स्टेशन, आप एडवोकेट हैं तो आप पुलिस स्टेशन जा सकते हैं। अब आप क्लाइंट के अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं कि इलीगल प्रेशर उनके ऊपर ना बना जाए, फोर्स कन्फेशन ना कराया जाए, ब्लैंक पेपर पर सिग्नेचर ना लिए जाए, मोबाइल सीजर और पासवर्ड की डिमांड ना की जाए, बिकॉज दैट इज़ अ वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी। आप किसी के मोबाइल को पासवर्ड की डिमांड नहीं कर सकते इनलीगली, और इनलीगल कस्टडी में नहीं रख सकते। अरेस्ट मेमो की जांच कर सकते हैं कि समय सही लिखा है या नहीं लिखा, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताए गए हैं या नहीं बताए गए, और रिलेटिव को सूचना दी गई या नहीं दी गई। मेडिकल एग्जामिनेशन, एक्यूज के साथ मारपीट नहीं हुई हो और तुरंत मेडिकल एग्जामिनेशन की भी मांग कराई जा सकती है। तो सेक्शन 41A CRPC BNSS नोटिस जहां लागू होता है वो केवल बुलाने के लिए होता है। तो वकील सुनिश्चित कर सकता है पुलिस बिना वैधानिक कारण के गिरफ्तार ना करे, और बेल जो स्ट्रेटेजी है, गिरफ्तार संभावित है तो एंटीसिपेटरी बेल या ट्रांजिट बेल या रेगुलर बेल एज पर द सिचुएशन फाइल करी जा सकती है। तो क्या वकील को पुलिस से बहस करनी चाहिए? ये भी है नहीं। सबसे बड़ा ये व्यवहारिक भूल है। एक अनुभवी क्रिमिनल लॉयर सामान्यतः पुलिस से सम्मानजनक व्यवहार करता है, इन्वेस्टिगेशन में अनावश्यकता बाधा नहीं डालता और अपने जो क्लाइंट है उसके अधिकारों की हमेशा रक्षा करता है। सो यदि कोई अवैध कार्यवाही हो रही है तो उसका लिखित में विरोध करता है और आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय का भी रुख कर सकता है। तो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के लिए यहाँ पे ये एडवाइस है
कि क्लाइंट पुलिस स्टेशन बुलाता है तो एफआईआर या शिकायत की स्थिति को समझे, केवल पूछताछ के लिए मुवक्किल की सहयोग की सलाह दे और पुलिस को सूचित करे कि आप अधिवक्ता के रूप में उपस्थित हैं। पूछताछ प्रारंभ होने से पहले मुवक्किल की निजी रूप से मिल ले, उनसे एक बार बात कर ले और उसके बाद में सिचुएशन को समझे और किसी भी जो अवैध आपके ऊपर प्रेशर बनाया जाए या मारपीट करी जाए तो उसके अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो उसके जो भी एविडेंस है उनको कलेक्ट कर ले और अगर गिरफ्तारी की आशंका है या आपको है तो आप एंटिसिपेटरी बेल यहाँ पे फाइल कर सकते हैं। एंड तो हम लोगों ने यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया सेक्शन 41D CRPC और सेक्शन 38 BNSS। तो जिनका जो ऑब्जेक्टिव है वो हमेशा व्यक्ति को जो व्यक्ति के लीगल राइट्स है और फंडामेंटल राइट है उनको प्रोटेक्ट करना है और वो अपनी पसंद के एडवोकेट से सलाह ले सकता है, मिल सकता है, ये उसका फंडामेंटल राइट है। So it's all about it. Thank you for watching Tech Lawyer. Or for such video, follow Tech Lawyer, like the video and subscribe the channel. Thank you.